लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बात हो गई थी, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बात हो गई थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर हमने नहीं शुरू किया था शायद, है ना। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर से शुरू करते हैं अपन। सो इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो आज़ादी के टाइम इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में देखना है। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज कोलैप्स ड्यू टू ब्रिटिश इंपोर्ट्स। मॉडर्न इंडस्ट्रीज कॉटन, जूट, स्टील like Tisco developed slowly and were regionally limited. Lack of capital goods industries meant no strong industrial base. So first point, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी ये क्या हुई, कंप्लीटली कोलैप्स हो गई थी। कोलैप्स्ड, क्यों कोलैप्स हुई है? वाई? ड्यू टू ब्रिटिश इंपोर्ट्स। कोलैप्स्ड ड्यू टू ब्रिटिश इंपोर्ट्स। इसका एग्जाम्पल, सो वो कॉटन वाला एग्जाम्पल ही समझ लेते हैं। जैसे तो जो कॉटन एज अ रॉ मटेरियल, क्या इधर बोर्ड पे ध्यान दो, जो कॉटन एज अ रॉ मटेरियल का क्या किया था, जैसे कि कॉटन जो होती थी उपज, वो ब्रिटेन वाले क्या है अपनी कंट्री में ले जाते थे, तो उसका फिनिश्ड प्रोडक्ट जो क्लॉथ बनाते थे वो हमको वापस भेज देते थे। तो ब्रिटिश इंपोर्ट्स मान लो किनका हुआ, जैसे कॉटन क्लॉथ्स का हुआ, कॉटन क्लॉथ्स, ये जो इंपोर्ट हुआ इधर, तो यहाँ की मान लो कि कोई कपड़े बनाने की, कॉटन के कपड़े बनाने की ट्रेडिशनल इंडस्ट्री हो, कॉटन क्लॉथ्स इंडस्ट्री हो कोई, कोलैप्स क्यों हो सकती है वो? वाई डिड दैट इंडस्ट्री कोलैप्स्ड? सो इसके रीज़न ये हो सकते हैं कि जो ब्रिटिश का जो फिनिश्ड प्रोडक्ट आया, जो कपड़ा बन के आया, वो या तो हमारे मतलब इंडस्ट्री में जो कपड़ा बनता है इनसे सस्ता हो जाए। सो वन रीज़न ऑफ कोलैप्स, जो कोलैप्स हुआ है उसका वन रीज़न कैन बी, इट कैन बी, it can be possible that British cloth was cheaper than Indian cloth। या फिर एक पॉसिबिलिटी कोलैप्स होने की ये भी हो सकती है, सेकंड पॉसिबिलिटी ऑफ कोलैप्स, जो इंडस्ट्री कोलैप्स हुई, सेकंड पॉसिबिलिटी माइट बी एडमिनिस्ट्रेटिव policy reforms of British government to support British economy only। कि हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी वो कोलैप्स क्यों हो गई थी, तो जो ब्रिटिश इंपोर्ट से कुछ आता था तो क्यों कोलैप्स हुई, उनके दो कारण मान लो हो सकते हैं कि या तो जो ब्रिटिशर्स लोग थे वो हमको चीप कपड़ा दे देते, जो हमारे यहाँ पे कपड़ा बनाने की कॉस्ट थी तो उससे मान लो कि जो फाइनल कपड़ा बनता था वो 100 रुपये का हम बेचते थे बाज़ारों में। तो क्या पता इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो ब्रिटेन में आया हुआ था उसके तहत उन्होंने ऐसी वो पॉलिसीज़ बना दी हो कि वो क्या है कि 60 रुपये में कपड़ा इधर लोगों में बेचना शुरू कर दे, तो वो फिर कोलैप्स हो जाएगी। हमारी जो ट्रेडिशनल फैक्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज थी, वो यहाँ के जो जनता होगी वो क्यों खरीदेगी उसको। और ये तो बेचारे हमारे लोग 100 रुपये का बेच रहे थे कपड़ा, वो उसको 100 पे ही बेच पाएंगे क्योंकि उनकी भी कुछ हिडन चार्जेस कॉस्ट उनके भी लगते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ऑपरेशनल कॉस्ट है, तो वो सारा मिला जुला के क्या है कि वो उसको सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे 100 रुपये से कम में बेच के। तो एक रीज़न ये हो सकता है कि वो उनको कौन खरीदेगा फिर उनके सामान को। दूसरा ये रीज़न हो सकता है कि जो ब्रिटिश लोग थे वो ऐसी पॉलिसीज़ नीतियाँ बनाए, ऐसा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म उन्होंने कर दिया हो कि वो क्या इंडिया को सिर्फ एक रॉ मटेरियल का सप्लायर बना के रख दे, और जो एजुकेशन जो इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे वो ऐसा सिस्टम बना दें कि वो सिर्फ जो बाहर से कपड़ा आएगा ना, जो इम्पोर्टेड कपड़ा ब्रिटेन का आएगा वही इंडिया की मार्केट्स में बिक सकता है। वो मान लो हमारी इनको बैन ही कर दे, बेसिकली जो हमारी इंडस्ट्रीज हो, फैक्ट्रीज हो, इनको वो बैन लगा दे, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो बेसिकली तो जो ब्रिटेन से क्लॉथ इंपोर्ट हो रहा था, जो ब्रिटेन से बेसिकली जो आइटम्स इंपोर्ट हो रहे थे वो हमारी ट्रेडिशनल जो फैक्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज थी, उनको एक तरह से उन्होंने कोलैप्स कर दिया, बंद कर दिया, ताला लगवा दिया उन फैक्ट्रीज के। इसमें सेकंड पॉइंट,
कि जो हेडिंग डाली थी ना इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये फर्स्ट पॉइंट था, इसके नोट्स बना लो जल्दी से। दिख रहा है ना सबको? ये फर्स्ट पॉइंट है, इसका पॉइंट फर्स्ट चैप्टर की थीम देखना है कि इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे अपन। हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा, थीम कि इस चैप्टर में है क्या हर एक पेज पे। पहले वो अंडरस्टैंडिंग बना लो दिमाग में, फिर वो लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे, दिक्कत नहीं आएगी उसमें। तो ये जो नोट्स लिख रहे हो ना, ये पहले लिखवाए थे, आज फिर लिखवा रहा हूँ। ये चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद में समरी की हेडिंग लगा लेना कि समरी ऑफ द चैप्टर क्या है, या फिर शॉर्ट नोट्स बोल देना इनको क्या है, तब लिख लेना इनको। अभी रफ में लिखने हैं, पर अभी खाली नहीं बैठना, आज रफ में नोट करके रख लो। चैप्टर के नोट्स पूरे हो जाएं तब लास्ट में ये नोट समरी के रूप में लिख लेना। इसको जल्दी नोट करो, टाइम जा रहा है आगे, जल्दी जल्दी। ठीक है, डिस्कस करते हैं अब नेक्स्ट। ये जो हेडिंग लिखी थी हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर, फर्स्ट पॉइंट कंप्लीटेड। सेकंड पॉइंट, इसका सेकंड पॉइंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, मॉडर्न इंडस्ट्रीज कौन सी मॉडर्न इंडस्ट्रीज? कॉटन, जूट, स्टील, जैसे कि एग्जांपल इसका किसको, डेवलप्ड स्लोली एंड वर रीजनली लिमिटेड। तो ये जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी, जैसे कॉटन, जूट, स्टील और टिस्को स्टील वाली, तो कॉटन, जूट, स्टील की जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी वो उनका डेवलपमेंट बहुत स्लो हुआ था। दिस डेवलप्ड वेरी स्लोली एंड वर रीजनली लिमिटेड एंड वर ऑल्सो रीजनली लिमिटेड। जल्दी नोट करो इसको। सो इंडस्ट्रियल जो सेक्टर देखना है अपने को ब्रिटिश राज के दौरान, तो ब्रिटिशर्स का जो हम पे कॉलोनियल टाइम था हमारे ऊपर, तो जो ब्रिटिश राज था उसमें मॉडर्न इंडस्ट्रीज कौन से वाली, कॉटन, जूट और स्टील। तो स्टील की जैसे कि टिस्को इंडस्ट्री थी, एक एग्जांपल है इसका। तो ये वाली मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो कॉटन, जूट और स्टील प्रोड्यूस करती थी, उनका विकास, डेवलपमेंट बहुत ही कम गति से हो रहा था, बहुत स्लोली वो डेवलप कर रहे थे, और वो रीजनली लिमिटेड थे, यानी कि लार्ज स्केल पे। मान लो कि एक गांव हो, एक कस्बा हो, एक ब्लॉक हो, या फिर एक छोटा सा शहर हो, तो एक मतलब कि शहर तक या फिर थोड़ा उसे और ज़्यादा वो ग्रो कर पाता, लेकिन लार्ज स्केल पे जैसे ज़िले पे या फिर आगे कोई और स्टेट पे या फिर पूरे नेशनल लेवल पे अंग्रेज़ों ने उनको आगे उभरने नहीं दिया। तो वो बेचारी, यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ थी, ये मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ थी जैसे कॉटन, जूट और स्टील वाली, तो ऐसे कोई भी पॉलिसी रिफॉर्म्स अंग्रेजी सरकार ने नहीं बनाए जो इनको आगे लेके आते, लार्ज स्केल पे आगे लेके आते। तो रीजनली लिमिट कर दिया। नेशनल इंटरनेशनल तो दूर की बात है, नेशनल लेवल पे भी इनको वो क्या है, उन्होंने उभरने नहीं दिया। सो वन वाज दिस रीजन कि इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना मतलब कि नहीं विकास हो रहा था, और दूसरा क्या था इसमें कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी वो उनका बहुत ही स्लो डेवलपमेंट हो रहा था, जो कॉटन, जूट और स्टील बनाती थी। अंडरस्टूड ये पॉइंट? नेक्स्ट, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज मेंट नो स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस। थर्ड पॉइंट, आगे बढ़े, नोट हो गया सबका? लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज meant no strong industrial base, meant no strong industrial, थर्ड पॉइंट, कि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज ही नहीं थी जिससे जो इंडस्ट्रीज का बेस होता है, यानी कि कोई भी इंडस्ट्री होती है उसमें कैपिटल गुड इंडस्ट्री समझते हैं सबसे पहले। व्हाट इज कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री? तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वो वाली इंडस्ट्रीज होती है जो बाकी की इंडस्ट्रीज होती है ना, उनको जैसे कि कुछ एसेंशियल सामान सप्लाई करती हो। कैसे कि जैसे कि कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, तो ये क्या करते हैं कि सप्लाई एसेंशियल आइटम्स टू other
इंडस्ट्रीज, जैसे कि कौन से आइटम सप्लाई कर लेते हैं ये, मशीनरीज, इंडस्ट्रियल टूल्स, या फिर कोई टेक्नोलॉजी। तो ये जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज थी, मान लो कोई मशीनरी सप्लाई करती हो, कोई और जो टूल्स नीडेड होती है, यानी कि बेसिकली जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, प्रोवाइडेड इंफ्रास्ट्रक्चर टू अदर इंडस्ट्रीज। कि जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज थी वो बाकी की जो इंडस्ट्रीज होती थी उनको बेसिकली उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी इंडस्ट्री का, फैक्ट्रीज का कैसे बनेगा कि वहाँ का मतलब कि जो उनमें मशीनरीज कितनी एडवांस्ड है, जो उनको ऑपरेट करने के लिए बढ़िया बढ़िया मशीनें हैं, उनको आगे मतलब कि किस तरह से ऑपरेट करना है, टेक्नोलॉजिकल गाइडलाइंस उनको दे, उनको नॉलेज दे। और क्या है कि इनोवेशंस भी होने ज़रूरी हो जाते हैं। फिर मान लो कोई मशीन है, वो किस गति से काम कर रही है, उसका आउटपुट क्या आ रहा है, उसको आगे सुधारना भी पड़ सकता है कि कम उसका आउटपुट आ रहा हो, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कोई उसमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस देने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ जो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती थी बाकी इंडस्ट्रीज़ को, जैसे मशीनरी या फिर और कोई टेक्निकल टूल्स वगैरह या कोई टेक्नोलॉजी उनको देती थी, तो इस तरह की कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थी ही नहीं, या फिर नाम मात्र थी, कोई एक दो कैपिटल इंडस्ट्रीज़ थी। तो वो क्या कर पाती, तो इतनी जो इंडस्ट्रीज़ थी, बाकी की जो इंडस्ट्रीज़ थी जो इन कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज़ पे मतलब रिलाइड थी, जो इन पे मतलब कि टिकी हुई थी, तो उनको ये सामान सप्लाई नहीं कर पा रहे थे। कि मान लो कि एक दो कुछ चुनिंदा ऐसी कैपिटल गुड्स की फैक्ट्री हो, तो वो कितनी इंडस्ट्रीज़ को क्या आगे सामान सप्लाई कर पाती, तो उनको आगे ये इस तरह के सामान मिलते ही नहीं थे। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज़ को नहीं मिल रहा था, उनको क्या है कि वो मशीनरीज नहीं मिल रही थी, तो वो आगे ना तो इसमें फिर आगे कोई इनोवेशन हुआ, ना कोई इसमें आगे इनोवेशन हुआ, ना कोई टेक्नोलॉजी इसमें आगे जैसे जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने आगे बढ़ाई। सो दिस वाज ऑल्सो ए थर्ड एस्पेक्ट कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसका जो स्टेटस था, तो वो उसमें जैसे कि एक जीडीपी स्टार्टिंग में हमने बात की थी, कंट्री की जीडीपी बहुत ही स्लो गति से आगे बढ़ रही थी। तो वो क्यों बढ़ रही थी, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर देख लिया हमने पहले, उसमें बहुत कम लेवल पे डेवलपमेंट हुआ। इंडस्ट्रियल सेक्टर का देख लिया थर्ड पॉइंट कि इसमें ये कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज़ भी बहुत कम थी, तो इसकी वजह से आगे मतलब कि नहीं आगे जो इंडस्ट्रीज़ थी सस्टेन कर पाई। इसको नोट कर लो जल्दी, नोट किया थर्ड पॉइंट, जल्दी नोट करो इसको। बेस, BASE, हाँ, मेंट नो स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस। कि कैपिटल गुड्स की जो इंडस्ट्रीज नहीं थी ना, तो उनसे जो इंडस्ट्रियल बेस नहीं बन पाया ढंग का बाकी इंडस्ट्रीज का। ये एक नींव तो बनती ना कि ढंग के ये सामान जाता, मशीनरी जाती, इंफ्रास्ट्रक्चर जाता और इंडस्ट्रीज को, तभी तो जाके एक कंट्री का इंडस्ट्रियल बेस बन पाता है। तो कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री थी नहीं, तो इंडस्ट्रियल बेस बन ही नहीं पाया ढंग का। नेक्स्ट, फॉरेन ट्रेड लिख लिया है, फॉरेन ट्रेड फिफ्थ हेडिंग, ये फोर्थ हेडिंग थी पीछे जो लिखी थी। तो खुद दिमाग लगाओ कि फॉरेन ट्रेड जो ब्रिटिश लोगों का हमारे ऊपर रूल था, तो किसके साथ होगा, सिर्फ ब्रिटेन के साथ होता था। तो ये 3 पॉइंट है, जल्दी नोट कर लो, ठीक है, साथ साथ नोट कर लेना, इसको समझते जाना। ट्रेड वाज मोस्टली विथ ब्रिटेन, लिखो जल्दी इसको कि ट्रेड था वो मोस्टली ब्रिटेन के साथ लिमिटेड था। एक्सपोर्ट सरप्लस जो हमारा था ऑल वेंट टू ब्रिटेन, सारा का सारा एक्सपोर्ट सरप्लस, यानी कि एक्सपोर्ट जो सरप्लस था, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती, जो हमारा जो भी बनता था मैन्युफैक्चरिंग होती थी, तो उसमें जो बचता था एक्सपोर्ट सरप्लस जो बचता था वो सारा ब्रिटेन में जाता था। एंड इंडिया वाज ओनली ए सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, इंडिया वाज ओनली ए सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, कोमा लगा के, वेट अ मिनट, और इसमें क्या था, ब्रिटिश गुड्स
इंपोर्ट होते थे इंडिया में, इंपोर्टेड टू इंडिया। ठीक है, अंडरस्टूड है पॉइंट्स से? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गए पॉइंट्स? ना समझ में आए तो अगली क्लास में पूछ लेना मेरे को अभी। ठीक है, जा सकते हो फिर।